सोच कर देखिए, साल 2026 अमेरिका ने एक ऐसा काम कर दिया जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा। एक दूसरे देश पर हमला करके उसके मौजूदा राष्ट्राध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया। तो आज हम इस पूरी घटना की तह तक जाएंगे और समझेंगे कि वेनेजुएला पर हुआ यह हमला आखिर कैसे हुआ और इसके मायने क्या थे। तो चलिए देखते हैं कि हम इस पूरी कहानी को कैसे समझेंगे। सबसे पहले हम सीधे चलेंगे उस ऑपरेशन की डिटेल्स में, फिर हम थोड़ा पीछे जाकर देखेंगे कि आखिर यह सब शुरू कैसे हुआ, वो कौन सी वजह थी जिनसे तनाव इतना बढ़ा। इसके बाद हम देखेंगे कि दुनिया भर में इस पर क्या रिएक्शंस आए, अमेरिका ने इसे सही ठहराने के लिए क्या तर्क दिए, और आखिर में हम इसके नतीजों पर और इससे बने नए उदाहरण पर बात करेंगे। ओके, तो इस कहानी को समझने के लिए हम शुरुआत से शुरू नहीं करेंगे, नहीं, हम सीधे जंप करेंगे उस रात के एक्शन में, उस मिशन में जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था। तो 3 जनवरी 2026 सुबह के लगभग 2 बजे उत्तरी वेनेजुला में अचानक धमाकों की आवाज गूंजने लगी। ये शुरुआत थी ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व की, एक ऐसा मिलिट्री ऑपरेशन जिसने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के सारे नियमों को जैसे ताक पर रख दिया हो। और इस मिशन का नाम था ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। देखिए, इसका टारगेट बिल्कुल क्लियर था और उतना ही डेयरिंग भी। यूएस आर्मी की डेल्टा फोर्स और सीआईए ने मिलकर प्लान बनाया, राष्ट्रपति निकोलस मदुरो और फर्स्ट लेडी सीलिया फ्लोरेस को पकड़ना। कागजों पर तो ये एक लॉ एनफोर्समेंट एक्शन था, मतलब एक भाग रहे मुजरिम को पकड़ना, लेकिन सच्चाई ये थी कि ये एक मौजूदा राष्ट्राध्यक्ष का अपहरण था। लेकिन सवाल यह है कि आखिर बात यहां तक पहुंची कैसे? अमेरिका और वेनेजुएला के बीच ऐसे क्या नौबत आ गई? देखिए, ये जो स्ट्राइक हुई ना, ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। इसके पीछे सालों से बिगड़ते रिश्ते, लीगल प्रेशर और मिलिट्री प्लानिंग थी। तो इस टाइमलाइन को देखते हैं, इससे पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। सब कुछ धीरे धीरे आगे बढ़ा। 2020 में यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट ने मादुरो पर नार्को टेररिज्म का केस डाला। फिर 2024 में एक इलेक्शन हुआ जिसे बहुत से देशों ने फ्रॉड माना। टेंशन और बढ़ गई। 2025 तक आते आते अमेरिका ने मिलिट्री बिल्डअप शुरू कर दिया, समुद्री रास्ते बंद कर दिए, और फिर 2 जनवरी 2026 को हमले का ऐलान कर दिया गया। एक एक करके सारे मोहरे अपनी जगह पर आ रहे थे। एक मौजूदा राष्ट्रपति को उसके ही देश से उठा लेना, यह कोई मामूली बात नहीं है। तो जैसे ही ये खबर दुनिया भर में फैली, रिएक्शंस आना शुरू हो गए। और रिएक्शंस क्या थे? बिल्कुल 2 हिस्सों में बटे हुए। एक तरफ जश्न मनाया जा रहा था, तो दूसरी तरफ इसकी कड़ी निंदा हो रही थी। और ये अजीब सा माहौल सड़कों पर साफ दिख रहा था। सोचिए, फ्लोरिडा में, स्पेन में, लैटिन अमेरिका में जो वेनेजुएला के लोग रहते थे, वो सड़कों पर नाच रहे थे, जश्न मना रहे थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वेनेजुएला की राजधानी कराकस में लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, इसे किडनैपिंग कह रहे थे। यहां तक कि न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर में भी लोग बैनर्स लेकर खड़े थे, हैंड्स ऑफ वेनेजुएला, नो ब्लड फॉर ऑयल। बड़े देशों की तरफ से जो ऑफिशियल रिएक्शन आया वो भी बहुत अहम था। रूस और चीन ने सीधे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कह दिया कि मादुरो को फौरन रिहा किया जाए। और हैरानी की बात यह है कि अमेरिका के साथी देश जैसे कि फ्रांस और स्पेन, उन्होंने भी इस एक्शन को सपोर्ट नहीं किया। उनका कहना था कि ये इंटरनेशनल लॉ का खुला उल्लंघन है। लेकिन जैसा मैंने कहा, सब लोग इसकी निंदा नहीं कर रहे थे। कुछ देश खुश भी थे, खासकर लैटिन अमेरिका में जो नई राइट विंग सरकारें आई थी, जैसे अर्जेंटीना और चिली में, उन्होंने इसका स्वागत किया। उनके लिए मादुरो एक तानाशाह थे जो पूरे इलाके को अस्थिर कर रहे थे, और उनका हटना एक बहुत अच्छी खबर थी। और अमेरिका के अंदर क्या हाल था? वहां भी लोग बटे हुए थे। जब सर्वे किया गया तो नतीजे बहुत अजीब थे, बिल्कुल बराबर बराबर। 1/3 लोग इसके सपोर्ट में थे, 1/3 इसके खिलाफ, और बाकी के 1/3 को पता ही नहीं था कि क्या सोचना है। इससे साफ पता चलता है कि ये कितना विवादास्पद मामला था। तो आखिर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने दुनिया के सामने इस जबरदस्त मिलिट्री एक्शन को जस्टिफाई कैसे किया? उन्होंने क्या दलीलें दी? बेसिकली उन्होंने 2 बातें सामने रखी, एक लीगल केस और दूसरा साफ साफ आर्थिक फायदा। उनका लीगल आर्गुमेंट 2020 के एक केस पर आधारित था। अमेरिका का कहना था कि वेनेजुएला एक नार्को स्टेट बन चुका है। नार्को स्टेट मतलब एक ऐसा देश जिसका पूरा सिस्टम, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, सब कुछ अवैध ड्रग्स के बिजनेस पर टिका हुआ है। और उन्होंने मादुरो को इसका किंगपिन यानी सरगना बताया। पर यह तो थी लीगल बात, इसके पीछे एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक कारण भी था, और वो था तेल। ये जानकर शायद हैरानी हो कि वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल के भंडार हैं, लगभग 17%। ये एक ऐसा खजाना है जिस पर अमेरिका की नजर हमेशा से थी। और इस बात को प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद भी नहीं छुपाया।
ऑपरेशन के ठीक बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ साफ कहा, और ये उन्हीं के शब्द हैं, हम तेल के बिजनेस में हैं, सोशलिस्ट शासन ने इसे हमसे छीन लिया था। इससे ज्यादा साफ शब्दों में शायद ही कोई बता सकता था कि असली मकसद क्या है। तो मादुरो तो अमेरिका की हिरासत में थे। अब वेनेजुएला का क्या हुआ? वहां एक पावर वैक्यूम सा बन गया। चलिए अब देखते हैं कि ऑपरेशन के फौरन बाद क्या क्या हुआ और इस पूरे एक्शन ने आगे के लिए क्या मिसाल कायम की। देखिए, अमेरिका शायद सोच रहा था कि मादुरो के जाते ही उनकी सरकार गिर जाएगी, पर ऐसा हुआ नहीं। उनकी वाइस प्रेसिडेंट डेल्सी रॉड्रिगेज ने फौरन एक्टिंग प्रेसिडेंट की शपथ ले ली। इससे एक अजीब सा ट्रांजिशन शुरू हुआ। नई सरकार ने कुछ राजनीतिक कैदियों को भी रिहा कर दिया, जिसके बाद ट्रंप ने आगे और हमले करने का प्लान कैंसिल कर दिया। इन सब के बीच एक बहुत बड़ा और बुनियादी सवाल अब भी बाकी था, जिसे पूरी दुनिया में लीगल एक्सपर्ट्स डिस्कस कर रहे थे। सवाल ये था कि क्या ये ऑपरेशन लीगल था भी या नहीं। और इस मामले में ज्यादातर इंटरनेशनल लॉ एक्सपर्ट्स एक ही बात कह रहे थे। उनका साफ कहना था कि इस ऑपरेशन का कोई लीगल बेसिस नहीं था। ये सीधे सीधे यूएन चार्टर को तोड़ना था। ये वेनेजुएला की सॉवरेनिटी यानी उसकी सरहदों और खुद पर शासन करने के अधिकार का उल्लंघन था। कुछ एक्सपर्ट्स ने तो इसे आक्रमणता का अपराध तक कह दिया। तो आखिर में ये पूरा वाकया इंटरनेशनल रिलेशंस के जो नियम हैं उन पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है और हमें एक अहम सोच के साथ छोड़ जाता है। क्या इस ऑपरेशन ने 21वीं सदी में अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी के लिए एक नया और ज्यादा अग्रेसिव रास्ता खोल दिया है? एक ऐसी मिसाल कायम कर दी है जहां कोई देश दूसरे देश में घुसकर उसके लीडर को पकड़ सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा।